भारत के रिच ट्रेडिशन में लोक कलाओं की गहरी छाप मिलती है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर रीजन की अपनी एक यूनिक आर्ट फॉर्म है। ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है और आज जिस लोक कला के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो आंध्र प्रदेश की एक बहुत पुरानी लोक कला है, जो जितनी पुरानी है उतनी ही लोकप्रिय भी, और इसका नाम है कलमकारी। रेडियो सिटी पर फोक कथा। सो व्हाट इज कलमकारी? कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर होती है, कैसे करते हैं, कौन आर्टिस्ट हैं? वेट भाई साहब, सब कुछ पता चलेगा आपको इन दिस एपिसोड ऑफ फोक कथा विद मी पायल। कलमकारी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कलम मतलब पेन और कारी मतलब क्राफ्ट्समैनशिप, कलम की कारीगरी। इस आर्ट फॉर्म में आपको कला, मेहनत और यूनिक टेक्निक का शानदार बैलेंस मिलेगा। कलमकारी सूती कपड़े पर की जाती है, हाथ से की जाती है, इसीलिए इसे हस्तकला की लिस्ट में रखा गया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ऐसी 2 जगह हैं जहां मेनली कलमकारी की जाती है, श्रीकालाहस्ती और मछलीपट्टनम। और यहाँ पर लगभग हर व्यक्ति आपको कलमकारी का जादुई हुनर अपने हाथों में समेटे हुए मिलेगा। दोनों जगह की कलमकारी में डिफरेंस यही है कि श्रीकालाहस्ती में कलमकारी फ्री हैंड, बोले तो हाथों से होती है, और मछलीपट्टनम में लकड़ी के ब्लॉक्स या ठप्पों से। पहले इसका इस्तेमाल मंदिरों में किया जाता था एज डेकोरेटिव बैकड्रॉप, जिस पर माइथोलॉजिकल चित्र और कहानियों को उकेरा जाता था थ्रू फ्री हैंड पेंटिंग। इंडियन माइथोलॉजिकल हिस्ट्री के अलावा कमल का फूल, मोर, टाइगर, फूल, पत्तियां कुछ कॉमन डिजाइन्स हैं कलमकारी के। कलमकारी में नेचुरल डाइस का इस्तेमाल किया जाता है और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि ये आर्ट 23 स्टेप्स में की जाती है। यस, 23 स्टेप्स में। और इन 23 स्टेप्स में क्या क्या होता है वो सुनिए। सबसे पहले तो सूती कपड़े को रात भर गाय के गोबर और ब्लीच के सोल्यूशन में पानी में घोलकर रखा जाता है, जिससे ऑफ वाइट कलर बन जाता है। फिर सुखाकर हरड़ और दूध के घोल में डिप किया जाता है। लगभग 5 से 10 मिनट तक डिप करने के बाद इसे सुखाकर कूटा जाता है ताकि कपड़ा सॉफ्ट हो जाए, और फिर उसे धोया जाता है एंड देन सुखाया जाता है। इससे पेंट कपड़े पर फैलता नहीं है। इस पूरी प्रोसेस में 20 बार कपड़ा अभी तक धुल चुका होता है। अब कपड़ा पूरी तरह से तैयार हो चुका है पेंटिंग के लिए, तो सबसे पहले डिजाइन बनाया जाता है काले कलर से, और ये काला कलर भी बिल्कुल नेचुरली बनाया जाता है। आपको बता दूं कि कलमकारी में ब्लैक कलर की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, और इस काले रंग को बनाने के लिए एक घड़े में खमीरी गुड़ यानी काला गुड़ रखा जाता है, पानी डाला जाता है और साथ ही कुछ आयरन के टुकड़े। इसको काफी दिनों तक रखने के बाद फिर जो कलर निकल के आता है, जो सोल्यूशन बन जाता है, उसी काले रंग को आउटलाइन में भरा जाता है। आउटलाइन के लिए इमली की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है और कलर भरने के लिए बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है। इमली की डंडी को ब्रश की तरह नुकीला करके बीच में उसके कपड़ा, रुई या वूल को बांधा जाता है, उसे कलर में डिप किया जाता है और फिर आउटलाइन की जाती है। बीच में कलर भरने का और रुई लपेटने का या वूल लपेटने का मकसद ये होता है कि जब आप आउटलाइन कर रहे हो, कलर खत्म हो जाए तो बीच के एरिया को जरा सा प्रेस करें तो फिर से कलर आपकी इमली की डंडी के नुकीले एरिया पर आ जाएगा और आप आराम से आउटलाइन कर पाओगे। आउटलाइन बनाने के बाद अब बारी आती है रंग भरने की। ज्यादातर लाल, हरा, पीला, नीला, काला रंग यूज किया जाता है, साथ में ब्राउन भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया, ब्लैक कलर फॉर डिजाइन्स एंड आउटलाइन। अब बात आती है रंगों की, तो नेचुरल वेजिटेबल डाइज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नीला रंग नील के पेड़ से आता है, पीला रंग अनार के छिलकों से, लाल रंग मैडर रूट एंड अल्जीरन इन सब का इस्तेमाल करके आता है, और हरा रंग बनाने के लिए नीले और पीले रंग को मिक्स कर दिया जाता है। रंग भरने के बाद फिर से कपड़े को बहते पानी में कई बार धोया जाता है और सुखाया जाता है। एक मीडियम साइज के कलमकारी आर्ट वर्क के लिए 1 महीना लग जाता है विद दीज इंटेंसिव स्टेप्स, बट जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आता है वो सच में वर्थ होता है। तो इतनी मेहनत लगती है कलमकारी का एक मीडियम आर्टवर्क या कोई भी आर्टवर्क बनाने के लिए। इट इज सेड कि इस ट्रेडिशनल फोक आर्ट के सुंदर स्ट्रोक्स
रोमन काल के हैं, जहां से कलमकारी ब्लॉक प्रिंटिंग कपड़े के टुकड़े पर पहली बार इजिप्ट के आर्कियोलॉजिकल साइट पर पाए गए थे। बाद में करीब 13वीं-14वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल कोस्ट पर भी कलमकारी आर्ट के टुकड़े मिले थे, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस एविडेंसेस। और कई आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस के अनुसार कलमकारी के अवशेष मोहनजोदारो में मिले थे। कलमकारी कई सौ साल पहले प्राचीन भारत से शुरू हुई, लेकिन इसे रिकॉग्निशन मिला इन मुगल एरा। उन्होंने इस लोक कला को गोलकोंडा एंड कोरोमंडल रीजन में बढ़ावा दिया, जहां इस आर्ट के स्किल्ड कारीगरों को कलमकार कहा जाने लगा। गोलकोंडा सल्तनत में कलमकारी काफी प्रचलित हुई, स्पेशली मछलीपट्टनम में। फिर 18वीं शताब्दी में ब्रिटिशर्स ने कलमकारी को एज टेक्सटाइल काफी बढ़ावा दिया। इवन आज भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये एक जनरेशनल आर्ट है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कला। कई परिवारों की रोजी रोटी इस कला से ही चलती है। ये आर्ट कोस्टल इंडिया को बेहतरीन तरीके से दर्शाती है, विद ए सेंस ऑफ बोथ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। कलमकारी के 2 वेरिएशंस मैंने आपको बताए, श्रीकलाहस्ती कलमकारी और मछलीपट्टनम कलमकारी। श्रीकलाहस्ती में इंस्पिरेशन हिंदू माइथोलॉजी एंड लोक कथाओं से ली गई है, जबकि मछलीपट्टनम कलमकारी के डिजाइन्स हैंड क्राफ्टेड लकड़ी के सांचों से पेंट किए जाते हैं। मछलीपट्टनम को पेडाना कलमकारी भी कहते हैं, क्योंकि ये पेडाना नाम की जगह प्रोड्यूस की जाती है, जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम के पास है। मुगल काल में गोलकोंडा डायनेस्टी के दौरान कलमकारी का ये स्टाइल काफी इवोल्व हुआ। 2 और तरह की कलमकारी जियोग्राफिकल लोकेशंस की वजह से वजूद में आई, गुजरात एंड आंध्रा। गुजराती कलमकारी में इंस्पिरेशन माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे गणेशा, कृष्णा, अर्जुन, बुद्धा, इन सब से ली गई, और आंध्रा कलमकारी इंस्पायर्ड है आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया, फोर्ट्स, टेम्पल्स, जानवर, पक्षी और फूलों के डिजाइन से। बदलते जमाने के साथ कदम मिलाना ही सर्वाइवल का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है। यही कलमकारी के साथ भी हुआ। फास्ट फैशन के जमाने में डिजिटल प्रिंटिंग के जरिए ये कला इवॉल्व हुई। आजकल तो कलमकारी साड़ीज, सूट्स, शर्ट्स एंड अदर मॉडर्न अपैरल्स में देखने को मिलती है। वैसे कलमकारी और सस्टेनेबिलिटी का आपस में बहुत गहरा नाता है, क्योंकि भाई साहब आजकल हर कोई सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जिसकी वजह से कई कंपनीज एंड ब्रांड्स गो ग्रीन अडॉप्ट कर रहे हैं और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की तरफ भी जा रहे हैं। कलमकारी उनकी इस नीड को पूरा करती है बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। डिमांड भी काफी बड़ी है ऑथेंटिक कलमकारी की, और भारतीय सरकार भी भारत की इस लोक कला को सपोर्ट कर रही है। वैसे अगर आप कलमकारी हस्तकला को देखना चाहते हैं तो किसी भी सरकारी हस्तकला केंद्र पर जाकर देख सकते हैं। अब बात उनकी जो इस कला के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, यानी कलाकार, और शुड आई से कलमकारी करने वाले कलाकार। आंध्र प्रदेश के आसपास के एरियाज मेन प्रोड्यूसर्स हैं फॉर क्लॉथ एंड कैनवास फॉर कलमकारी। इस लोकेशन का एक ये फायदा भी है कि आर्टिसंस को काफी पानी मिल जाता है क्लॉथ को प्रिपेयर करने के लिए। श्रीकलाहस्ती के आर्टिसंस को पानी स्वर्णमुखी नदी से मिल जाता है, जबकि मछलीपट्टनम में आर्टिसंस नहर के पानी का यूज करते हैं। रिनाउंड आर्टिस्ट निरंजन राजा, सिमाद्रीचारी, गोकुल कृष्णा, मंजुषा कृष्णा, पद्मावती कोठापल्ली और रमेश गोरजाला ने कलमकारी के डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लाइक मेनी ट्रेडिशनल आर्ट्स, ये भी एक जनरेशनल आर्ट है जो दादा से पोते को या पिता से बेटे को ही विरासत में सीखने को मिलती है। द फैमिली बिजनेस यू नो। बट नाउ जब करियर के लिए काफी ऑप्शंस मौजूद हैं, इन परिवारों के बच्चे भी दूसरे प्रोफेशंस में जाने लगे हैं। एक आर्टिकल के अनुसार करीब 16 स्किल्ड कलमकारी आर्टिस्ट बचे हैं अभी, जिनमें से 10 को नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। बट इंटरेस्टिंगली अदर पीपल जिन्हें इस कला से प्यार है, इसे सीखने लगे हैं और इसे प्रोफेशन भी बनाना चाहते हैं। आई होप एंड विश कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ब्यूटीफुल एंड सस्टेनेबल आर्ट को प्रिजर्व करें और इसे आगे लेकर जाएं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी कोशिश कर रही हूँ कलमकारी सीखने की, एंड आपको भी इसमें थोड़ा सा अपना हाथ आजमा लेना चाहिए, लेकिन सीखने के बाद। वाकई में कलमकारी लेबर ऑफ लव है फॉर आर्ट, ट्रेडिशन एंड कल्चर, जो कि हर पेंटिंग में दिखाई देता है।
कलम की कारीगरी से कलाकार जो खूबसूरत जादू क्रिएट करते हैं, यानी कलमकारी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं मुझे डीएम करके इंस्टाग्राम पे। मैं आपको मिलूंगी @भाई साहब पायल के नाम से, BHAISAABPAYAL इस नाम से। डोंट फॉरगेट टू गिव अपना कीमती फीडबैक। नेक्स्ट टाइम एक और कमाल की फोक आर्ट के बारे में आपको बताऊंगी इन दिस अमेजिंग पॉडकास्ट जिसका नाम है रेडियो सिटी पर फोक कथा।